हेलो हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की हमारे अतीत के अध्याय 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 1, इस मानचित्र को आप गौर से देखें। ये जो मानचित्र है इसे आप गौर से देखें। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो श्रीलंका है ये ऊपर में दिखाया हुआ है, और ये जो है भारत है, जो आजकल हमें ये श्रीलंका नीचे की ओर दिखता है। लेकिन ये कब का मानचित्र है? ये 12वीं सदी का। ठीक है, अब मानचित्र आप 2 को देखिए। तो ये जो मानचित्र है आज के मानचित्र से लगभग मिलता है। ये हमारा भारत है और ये श्रीलंका है, जो हम आज के जो मानचित्र जैसे दिखता है, लगभग हूबहू उसी की तरह दिख रहा है। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। तो हमने नज़र डाल चुका है कि श्रीलंका ऊपर है पहले मानचित्र में और वो नीचे में है। जी, जैसा आज का मानचित्र हमारा लगभग वैसा ही दिख रहा है दूसरा मानचित्र। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था मानचित्र 1 को। मानचित्र 1 को जो है 1154 में बनाया गया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720, 1154 और 1720, पहला मानचित्र 1154 और दूसरा मानचित्र करीब 6 शताब्दी बाद बनाया गया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। ये हमने देख चुका है कि इनमें बहुत ही अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत का उस जगह जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढते हैं और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। आप देख सकते हैं कि श्रीलंका का द्वीप किधर है? ऊपर की तरफ है। ये जो आपको जो दिख रहा है ये ऊपर की तरफ है, जहां आज हिमालय पर्वत हुआ करती है। जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कनौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा जो दूसरा मानचित्र है, विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्यचकित होगा। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे। जो दूसरा मानचित्र है, जो फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा 1720 ईस्वी में। इतने ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं के संदर्भ का भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ भी बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं
और ये भाषाएं भी समय समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र हिंदुस्तान भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। आप समझ सकते हैं कि समय के साथ जो है शब्द का अर्थ भी बदलता रहता है। 13वीं शताब्दी में इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग एक खास इलाका पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्रों के लिए किया करते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान शब्द का अर्थ पूरे भारतवर्ष के लिए होता है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। समझ आ रहा कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किसके लिए किया था? दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों के लिए। और समय के साथ उनका जो क्षेत्र जो है अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया और इस शब्द का विस्तार भी होता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब बाबर आए तो उन्होंने यहाँ के क्षेत्रों के लिए इस शब्द का यूज किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो आज विदेशी शब्द का मतलब क्या होता है कि जो भारतीय ना हो, जो भारत देश से बाहर का रहने वाला हो। लेकिन पहले क्या होता था, किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जिसका उस गांव से कोई रिश्ता ना हो, उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी समझा जाता था। तो समय के साथ देख रहे हैं कि कैसे जो है शब्दों का अर्थ बदल रहा है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इतिहासकार और उनके स्रोत। कहने का मतलब कि हमें जो अपने पिछले शताब्दियों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अलग अलग शताब्दी में हमें इतिहास जानने का जो स्रोत है वो भी अलग अलग रहा होगा, क्योंकि समय के साथ जो है आधुनिकता आते जाती है, कुछ न कुछ विकास होते जाती है। तो इस कारण हमें जो है वो स्रोत भी जिनमें उनके
इतिहास छिपे हुए रहते हैं वो भी जो है बदलते रहते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस कक्षा 7वीं की किताब के माध्यम से हम हमारे अतीत के माध्यम से हम 700 से 1750 ईस्वी तक जो भी बदलाव हुए, जो भी इतिहास हुए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उनमें से आपको बहुत सी ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, दैट मीन्स भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर थे। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या एवं विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। मैंने कहा था कि युग के साथ आधुनिकता बढ़ते जाती है, सुविधाएं बढ़ती जाती है, तो हम इतिहासकार को इतिहास जानने का जो स्रोत होता है वो भी बदलते जाएगी। सब कुछ लगभग वैसा ही था। सिक्कों से, शिलालेखों से, स्थापत्य से, लिखित सामग्रियों पर सब कुछ निर्भर था। लेकिन इस काल में हमें जो है लिखित सामग्री की संख्या जो है, लिखित स्रोतों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है और हमें पहले की अपेक्षा इस काल के अध्ययन में इतिहासकार को इस काल के बारे में जानने में थोड़ा ज़्यादा सहूलियत होगी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के लिए दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। कागज़ इतना सस्ता हो गया कि आपको धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों का लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों का जो आज ऑफिस में जो कागज़ आपको इतना प्रचुर मात्रा में दिखता है, उसी प्रकार उस समय भी अदालतों में दस्तावेज़ों के लिए कागज़ का उपयोग किया गया। हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासन, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती थी, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं जहाँ पे प्रिंट होते हैं, किताबें छापी जाती हैं, वो छापा खाना नहीं था। इसलिए लिपिक नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियाँ की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते हो कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके मित्र में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ
यही होता है। पांडुलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियां की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इस बात को समझना काफ़ी आसान है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपने अपने मित्र से गृह कार्य के लिए उसके कॉपी से लिखा, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आपने अंदाज़ लगा करके कुछ अपने मनानुसार कुछ और लिख दिया। आपकी कॉपी किसी और मित्र के हाथ लगी, वो कुछ और फेरबदल कर दिया। तो इस तरह से जब बहुत सारी नकल हो जाती है तो मूल ग्रंथ की जो नकल है बहुत सारी, उनमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं हो जाती है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा होगा, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो इतिहासकारों को नकल की हुई पांडुलिपियों से इतिहास को जानने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। एक ही ग्रंथ की बहुत सारे नकल प्रतिलिपियों का अध्ययन कर एक निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ता है। तो इस काल में यही कि कागज़ की तो प्रचुरता थी लेकिन छापे खाने नहीं थे, इसलिए लोग हाथ से ही नकल करके उसकी प्रतिलिपियां बनाया करते थे, जिसमें बहुत सारी अंतर आ जाती थी। तो इतिहासकार को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत से संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, याद रखिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी कौन से शताब्दी के इतिहासकार थे? 14वीं शताब्दी के। 13वीं शताब्दी में कौन थे? अमीर खुसरो। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। ठीक है, दोनों में अंतर है। 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। इतिहासकारों को 1971 तक पहली बार बनने वाली प्रति की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे कालखंड में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के यानी टेक्नोलॉजी के दर्शन होते हैं। जैसे सिंचाई में रहट, आप अगर गांव से होंगे तो सिंचाई में रहट का उपयोग होता है, आप देखे होंगे। कताई में चरखे, और कताई मतलब कपड़ा बुनने के लिए जो चरखा का यूज़ किया जाता है, जो आप गांधी जी के साथ अक्सर देखा करते हैं उनके चित्र के साथ। युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। तो यह काल जो है बहुत ही परिवर्तनों का काल रहा।
टेक्नोलॉजी के मामले में, नए नए फसल खान पान के मामले में, नए विचारों के मामले में, राजनीति के मामले में, सामाजिक आर्थिक हर एक तरह की बहुत ही परिवर्तन 700 से 1750 के बीच हुआ। इसलिए इतिहासकारों को इस काल के दौरान हुए परिवर्तन को पता करने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अक्सर अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। यानी इस उपमहाद्वीप यानी कि भारत में बहुत ही संपदा थी, बहुत ही संसाधन थे, संसाधन से धनी देश था। तो अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं भी मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय कब से कब 8वीं से 14वीं शताब्दी 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम, कौन सा नाम, राजपूत, आमतौर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ आप समझ चुके होंगे किसे कहते हैं, लाला, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। कायस्थ क्या काम करती थी, लिपिक और मुंशी का काम करने वाली जाति। लिपिक जिसे हम आज अपने ऑफिस में कलर कहते हैं। आदि समूहों ने भी उठाया। केवल राजपूत ही नहीं, राजपूत के अलावे महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। वनवासी जो वन में रह करके अपना गुजर बसर करते थे, वन के कट जाने के बाद उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। उनमें से कुछ वनवासी ऐसे हुए जो साफ किए गए ज़मीन पर वनों के काटने के बाद जो ज़मीन थी उसी पे जुताई करने लगे और कृषक दैट मीन्स किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। वनवासी जिस समय वो थे उस समय वो आज़ाद थे, अपने मन से अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन जब वनों की सफाई हो गई, उन्हें अपना वन छोड़ना पड़ा और उस ज़मीन पे खेती करना पड़ा जो वन के साफ करने के बाद बना, तो उस ज़मीन पे उनका एकाधिकार नहीं रहा। उन पे जो है बहुत जटिल समाज का जो है वर्चस्व हो गया, जैसे मुखिया, क्षेत्रीय बाजार का, पुजारियों का वर्चस्व, मठों और मंदिरों का, यानी कि ये सभी चीज़ उन्हें प्रभावित करने लगे और उनकी आज़ादी जो है छीन गई।
वो इस प्रकार हुआ कि उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। जो वहाँ का जो लोकल जो मालिक होता था, स्थानीय मालिक, उनकी बेगार यानी कि उनकी नौकरी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगे। जब उन्हें बहुत सारा कर देना पड़ा और बहुत से उच्च वर्ग के अंदर जब वो दब गए, सभी का कहना मानना पड़ा, सभी के कहे अनुसार उनका अपना जीवन यापन करना पड़ा, तो किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे। देखिए, जाति का जो सृजन हुआ वो कहाँ से हुआ? पहले लोग सभी लोग वनवासी थे। जंगलों की जैसे जैसे आधुनिकता आई, टेक्नोलॉजी आई, वनों की कटाई हुई, तो वनवासियों को मजबूरी में वन को छोड़ना पड़ा, या फिर जो लोग वहाँ रह भी गए वे किसान बन गए, लेकिन उनके ऊपर बहुतों का वर्चस्व होता था, उन्हें कर देना पड़ता था, बेगार करना पड़ता था। इस प्रकार उनके पास अपना पूंजी नहीं बचा, जिस कारण क्या हुआ कि उन्हीं लोगों के बीच जो है सामाजिक अंतर होने लगे। यानी कि जिनके पास कुछ के पास उपजाऊ ज़मीन थे, कुछ लोग मवेशी पालते थे, कुछ लोग खाली समय में दस्तकारी भी कर लिया करते थे, यानी कि तरह तरह के रोज़गार वो अपने जीविका यापन के लिए करने लगे। तो जो अच्छे से जीविका यापन करने लगे वे अमीर हो गए, जो नहीं कर सके उनके ऊपर जो वर्चस्व था उनके तले दब गए, कमज़ोर हो गए, गरीब हो गए। तो इस कारण जब भिन्नता बढ़ने लगा तो अलग अलग लोग जो है जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, यानी कि कितनी पावर है, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, कितने उनके पास मतलब संसाधन है, इसके आधार पर उनका दर्जा जो है बदलते रहा। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। एक ही जाति का जो है एक क्षेत्र में, दैट मीन्स अगर आप यूपी में हो तो यूपी में उसी जाति का कोई और दर्जा है और महाराष्ट्र में उसी जाति का कोई और दर्जा है। मतलब कि यूपी में उस जाति का दर्जा जो है ऊंचा है तो महाराष्ट्र में उस जाति का दर्जा नीचा है। तो ये किससे डिसाइड होता था? उनके पास क्या धन संसाधन थे, इस पे सब निर्भर करता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। यानी कि गांव में अलग अलग जाति हो सकते थे, तो अपने जातियों के लिए जो नियम बनाता था वो उस जात के बड़े बुजुर्ग होते थे, जिससे और वो बड़े बुजुर्ग सभा भी करवाते थे अपने जात का, जिसे हम जाति पंचायत कहते हैं। लेकिन वो जाति जिस गांव में निवास करती थी उस गांव के नियमों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी।
तो बाकी जो टॉपिक है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में यहीं तक, अगले पार्ट से हम क्षेत्र और साम्राज्य और उसके आगे के टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।